नियत श्रोतृवर्ग सामने रखकर मैं बातें कर रहा हूँ, तो उसी तरह के आज से आगे भी ऐसी ही बातें करेंगे। जो श्रोतृवर्ग है वो मैंने ऐसा गृहीत पक्ष है कि कम से कम संहिता पढ़ी है, और संहिता पढ़ने के बाद पेशेंट भी देख रहे हैं, अपने आप के देख रहे हैं या अपने हॉस्पिटल में देख रहे हैं, और अपना अपना अध्ययन हो रहा है। तो ऐसे प्रैक्टिस शुरू करने तक या प्रैक्टिस शुरू करने के बाद भी पेशेंट को हमने अप्रोच संहिता की तरफ से कैसे होना है, निदान कैसे करना है, चिकित्सा कैसे करनी है, ये जो चरक संहिता का मार्गदर्शन है वो हम समझ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछली बार भी कहा था, हर बार कहता हूँ कि जब भी चरक संहिता का कोई भी अध्याय पढ़ता हूँ तब ऐसा लगता है कि कोई एक गाने की बड़ी महफिल मैं सुन रहा हूँ। आप में से उम्र में बहुत छोटे लोग जोशी जी, ऐसे बड़े बड़े दिग्गज आते थे गाते थे, तो वो सब कैसा चलता था, वो माहौल, एक जो महफिल रात को हो जाती थी, जैसे कि एक संकेत था वहां पे कि महोत्सव का समापन पंडित भीमसेन जोशी जी के गाने से ही होगा। तो समापन जब होता था तब पंडित भीमसेन जी 4 या 5 बजे अपना गाना शुरू करते थे सवेरे, और वो 8 साढ़े 8 तक चलता था गाना। तो जो एक पूरे 3 दिन सुना उसका भी एक आनंद मजा आता था। भीमसेन जी का गाना तो अलग ही था। ऐसा ही आनंद हमें जब भी मैं चरक संहिता पढ़ता हूँ तब होता है। अब उसमें समारोह में कैसा था कि अलग अलग अपने अपने ढंग से गाने वाले लोग आते थे। वैसे ही ये चरक संहिता में भी, चरक संहिता जब हम पढ़ते हैं तब वहां पे भी ऐसे ही अलग अलग ढंग से पेश होने वाले अध्याय है। तो जैसे कि हमने रक्त पित्त में देखा, तो रक्त पित्त का अध्याय पूरी तरह से एक अलग ढंग में पेश हुआ है। और अभी ये गुल्म चिकित्सा है, गुल्म चिकित्सा भी अपने अपने ढंग से पेश होगा। तो ये इसका आनंद हमें लेना है, और आनंद जब लेते हैं तब वो उसका व्यवहार में रूपांतर बिल्कुल हो जाता है। तो चलो शुरू करते हैं, गुल्म चिकित्सा का आनंद लेते हैं और व्यवहार की तरफ बढ़ते हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ गाना सुना, तालियां बजाई, घर पे चले गए और एक अपना एक नॉस्टैल्जिया बन गया, क्या रे क्या सुना था, क्या गाया था भीमसेन जी। नहीं, ऐसा नहीं। ये हमें तुरंत आज, जो भी आज सुन रहे चरक चिकित्सा के बारे में, वो आज ही हमको उसका प्रत्यंतर आ जाएगा, निदान में परिवर्तन हो जाएगा, अपने चिकित्सा का दृष्टिकोण अपना बदल जाएगा। जो भी है परिवर्तन तो दिखता है जब भी हम चरक संहिता पढ़ते हैं तब। तो चलो शुरू करते हैं। पहला अध्याय और दूसरा, पहला और दूसरा श्लोक तो प्रतिज्ञा है। अतः तो गुल्म चिकित्सितम व्याख्या समा इति अस्माह भगवान अत्रेय। इसके आगे चौथा और पांचवा जो श्लोक है उसमें महत्वपूर्ण सूत्र है। जरा थोड़ा आगे जाइए। हाँ, चौथा और पांचवा जो श्लोक है उसमें महत्वपूर्ण वाक्य है, कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वायु। यहाँ का जो की वर्ड है वो है कोष्ठम, कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वायु। अब यह कोष्ठे में सप्तमी है, तो कहाँ पे प्रकोप होता है ये दिया है, प्रकोपम समुपैति। अब उपैति का मतलब है
अलग है। वातः वातस्य कोपः भवति अगर कह दिया होता तो अलग बात है। अभी यहाँ पे कोष्ठे कोपम समुपैति वायु ऐसा कहा है, तो कोष्ठ में प्रकोपम समुपैति वायु, जो वायु है उसका प्रकोप हो जाता है, वायु प्रकोपित रूप धारण करता है, ऐसा कहा गया। अभी यह राय देखने लायक है। क्यों देखने लायक है? क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट प्रकोप की बात कही है। विट श्लेष्मा पित्ताति सारा पित्ताति परिस्रवाद्वा तैरेव वृद्धैः परिपीडनाद्वा वेगैरुद्दीर्णैर्विहितैरधो वा बाह्याभिघातैरतिपीडनैर्वा वृक्षान्नपानैरतिसेवितैर्वा शोकेन मिथ्या प्रतिकर्मणा वा विचेष्टितैर्वा विषमात्रमात्रैः कोष्ठे सप्रकोपं समुपैति वायु। अब सामान्यतः नियम ऐसा है कि चय चय के बाद प्रकोप होता है। चयो वृद्धि सदा नेव प्रदेशो वृद्धि, ये सब जानते हैं। कोपस्तु उन्मार्गगामिता, और कोप में उन्मार्गगामिता एक अवस्था आती है। और चयो वृद्धि सदा नेव प्रदेश वगैरह वगैरह, और कोपस्तु उन्मार्गगामिता। अब इन दोनों बातों में से यहाँ पे सिर्फ कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वायु, कोष्ठ में वायु का प्रकोप की तरफ वो चला जाता है। अब यहाँ एक बात तो स्पष्ट है कि चय की बात कही नहीं है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं। एक तो बिना चय के भी प्रकोप हो गया है, ऐसी एक बात हो सकती है, जिसको अचय प्रकोप बोलते हैं, ऐसी एक बात हो सकती है। नहीं तो चय का उपेक्षा की गई है रुग्ण से या पेशेंट वैद्य से, इसलिए कोष्ठे प्रकोपम समुपैति वायु। तो प्रकोप तो हो गया है, लेकिन चय की बात कही नहीं है, इसलिए इससे हम कह सकते हैं अर्थापत्ति। अभी अर्थापत्ति ये हमारे लिए एक तंत्र युक्ति है, न कि प्रमाण है। मीमांसक जो है वो अर्थापत्ति को प्रमाण मानते हैं। यानी कि अभी मैंने कल मेरी एक गोवा की मेरी एक परिचित वैद्या से बात हुई, तो उसने उन्होंने एक बड़ी अजब बात कही। तो गोवा के जो लोग हैं उनका खाने का एक अपना अपना अंदाज है। तो जब वो बोलते हैं कि हाउ राजसा जय ना, यानी कि जब हम उसके शब्द सुनते हैं तो हमें लगता है कि ये कह रहा है कि मैं रात को खाना नहीं खाता। तो हम जब थोड़े गड़बड़ कर सकते हैं कि अरे ये रात को खाना नहीं खाता फिर भी इतना दट्टा कट्टा कैसे दिखाई दे रहा है। तो जय ना यानी मैं जेवण करत नहीं, जेवता भोजन नहीं करता, इसका मतलब है रात के जो खाने में उसके चावल नहीं रहते। शीत ना, शीत बोलते हैं शीत। तो रात के खाने में अगर उनके खाने में चावल नहीं रहते तो उसको जेवण भोजन नहीं बोलते। रातचा पोळी खाता, रात को मैं सिर्फ चपाती खाता हूँ या भाकरी खाता हूँ, जय ना जेवण नहीं करता, जेवण करत नहीं, भोजन नहीं करता। अभी ये दोनों थोड़ा सा उल्टे पाल्टे समझ में आ रहे कि मैं भोजन नहीं करता, सिर्फ चपाती या चपाती या भाकरी खाता हूँ। तो हमारे लिए समझने की बात है, लेकिन वो अपना अपना उनका अंदाज है बात करने का। यानी कि क्या, अगर खाने में चावल नहीं है तो उसका मतलब वो भोजन ही नहीं है। तो ये हो गई अर्थापत्ति। अर्थापत्ति अनेकांतिक होती है। तो इसीलिए अनेकांतिक होता, अर्थापत्ति के अनेक अर्थ हो सकते हैं। जब दो ही सवाल होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट, यस और नो, तब अर्थापत्ति प्रमाण हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आयुर्वेद में ऐसे सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है। पीनो दयो तो दीवाना भूंगते, इसका मतलब रात्रों भूंगते, ऐसा एक ही पर्याप्त अवस्था आयुर्वेद में स्वीकृत नहीं है।
वो पीना है, जाड़ा है, लेकिन दिवस दिन भर में खाता नहीं है, इसका मतलब वो रात को ही खाता होगा। ऐसी एक शक्यता है आयुर्वेद में, लेकिन और भी शक्यता है, इसलिए हम उसको प्रमाण नहीं मानते। हमारे लिए आप तो प्रत्यक्ष, उपमान, यही प्रमाण है, अनुमान, तर्क और युक्ति। ये समझ में आया? तो यहाँ पे वही है कि वृक्षानाबाने कोष्ठम प्रकोपम समुपैति वायु। अभी प्रकोपम समुपैति का मतलब यहाँ पे एक तो अक्षय प्रकोप हुआ है, नहीं तो प्रकोप की उपेक्षा, क्षय अवस्था की उपेक्षा की गई है। ये सब हमें बैक ऑफ द माइंड तय करना चाहिए। आगे चलते हैं। उन्होंने कहा है कि वस्तौ च नाभ्याम अर्धिपाशयो वा स्थानानि गुल्मस्य भवन्ति पंच। पांचवा जो श्लोक, छठावा श्लोक है। अरे एक एक मिनट, एक, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने गड़बड़ कर दिया। हाँ, अभी छठवा श्लोक है। कफंच पित्तंच सदुष्टवायुरुद्धूय मार्गान विधिबद्धताभ्यां रुद्नाभि पार्श्वोदर वस्तिशूलम करोति अथो याति न बद्ध मार्गः। पक्वाशये पित्त कफाशये वा स्थितः स्वतंत्रः परसंश्रयो वा स्पर्शोपलभ्यः परिवर्णितत्वात् गुल्मो यथा दोषमुपैति नाम। अभी यहाँ पे संक्षेप में किया गया है, सच दुष्ट वायु, वो दुष्ट हुआ वायु, उद्धूय मार्गान, उद्धूय मार्ग, उत यानी ऊपर की दिशा सूचित करता है, और उद्धूय मार्ग उसको ऐसा पकड़ के लपेट के वो विनिबद्धताभ्याम, निबद्ध, उसके साथ जुड़ जाना, और विशेषता निबद्ध होके ताभ्याम रुन्नाभ पार्श्वोदर पस्तिशूलम करोति अथो, करोति, हृदय नाभि पार्श्व उदर बस्ती, यहाँ पे शूल करता है। अभी यहाँ कौन करता है? करता है इसका कौन है? सच दुष्ट वायु, कफंच पित्तंच स दुष्ट वायुरुद्धूय याति न बद्ध मार्ग, सब मार्गबद्ध होने के कारण इधर उधर जाता नहीं। तो पक्वाशये पित्त कफाशये वा स्थिताः स्वतंत्रः परसंश्रयो वा, एक तो पक्वाशय में, पित्त कफाशय में स्थित होता है, स्वतंत्र होता है, परतंत्र होता है, पर संश्रय होता है, परतंत्र नहीं, पर संश्रय होता है। स्पर्शोपलभ्य परिपिंडत्वात्, परिपिंडन होना यानी एक, जैसे अपन कीचड़ का गोला बनाते हैं, ऐसे एक पिंड स्वरूप आना। जैसे चावल अपने रोटी बनाते समय एक जो आटे का एक पिंड बनाते हैं, वैसे गुल्मो यथा दोषम उपैति नाम, उस तरीके से उसका दोष एक यथा दोष, जो भी होगा, वात या वात प्राधान्य, पित्त प्राधान्य, कफ प्राधान्य, उसके अनुसार हुआ गुल्मो यथा दोषम उपैति, उपैति बन जाता है, चल पड़ता है सांस। अभी यहाँ क्या देखे, ऐसा तो कह दिया कि कफंच वित्तंच दुष्ट वायु उद्वय मार्गा विनिरुद्ध पाद, तो सब कह दिया। अभी वात गुल्म जो होता है, उसमें प्रकृति स्थ पित्त कफ होते हैं, या उल्टा पकड़ते थे, पित्त कफ प्रकृतिस्थ होते हैं। उन्होंने कुछ गड़बड़ की नहीं, ऐसे बैठे हैं क्लासरूम में, लेकिन एक कोई लड़का आ जाता है क्लासरूम में, और ये दोनों जितने भी शांत बैठे हैं उनको कुछ गड़बड़ करके सबको एक क्लास डिस्टर्ब कर लेता है। तो वैसे ही वात गुल्म होता है कि प्रकृतिस्थ पित्त कफु उद्धूय, उनको उठा लिया, कुछ उन्होंने डिस्टर्ब कर लिया, और उसके बाद ये वात गुल्म बन जाता है। तो ये देखने की चीज है कि ये शायद आशयापकर्ष की भी गति हो सकती है, वात की गति हो सकती है। अब ये सोचने की क्यों बात है? अब यहाँ का इसका फॉलोअप कैसे लेना या उसकी चर्चा कैसे करनी है? तो निदान सेवन होने के बाद किस तरीके से इसका प्रोग्रेस हुआ है, जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेस ऑफ द डिसीज, तो ये सब प्रवास कैसे हो रहा है, ये अगर हम कागज पे लिख लें कि
वात का प्रकोप हो रहा था, पेशेंट ने दुर्लक्ष्य किया या हमने दुर्लक्ष्य किया वैद्य ने, तो प्रकोप की अवस्था में चला गया और वो प्रकोप इतना हो गया कि कफ और पित्त ठीक बैठे हैं लेकिन उनको भी ऐसा पकड़ लिया, खींच लिया, और उनके साथ कफ और पित्त द्रव है, उनको आकार भी है, तो उनको द्रवता, उनका आकार, थोड़ी बहुत पार्थिवता, थोड़ी बहुत उनकी एक घनता, इन सबको मिला के उसने एक ऐसा एक गुल्म तैयार कर लिया, परिपिंड तत्व रूप उसको आ गया। अभी यहाँ पे तो इसमें प्रधान क्या होगा, इसमें प्रधान होगा वात, क्योंकि वात है ये गया, बलपूर्वक जो शांति से बैठे हैं उनको ही डिस्टर्ब कर दिया और उनको पकड़ के कुछ उसका एक गुल्म बना दिया। अभी पित्त गुल्म जब होगा तो पित्त गुल्म में दो शक्यता आती है। वात तो बड़ा है, वात 3+ है, पित्त 3+ है, कफ 2+ या 3+ होगा। फिर एक बार सुन लीजिए, पित्त गुल्म कब होगा, जब वात बड़ा ही है, वात है 3+, पित्त है 3+, पित्त भी बड़ा है, कफ 2+ है या 3+ है, ये पित्त गुल्म की शक्यता होती है 2। कफ गुल्म की शक्यता क्या होती है कि वात तो बड़ा ही है, वात 3+ है, पित्त 3+ या 2+ हुआ है और कफ 3+ हुआ है। फिर एक बार, पित्त गुल्म में वात 3+ है, पित्त 3+ है, कफ 2+ या 3+ है। कफ गुल्म में वात 3+ है, पित्त 3+ है या 2+ है और कफ 3+ है। और सन्निपात में वात पित्त कफ तीनों के तीनों 3+ है। इतनी शक्यता पैदा हो जाती है। अब ये सिर्फ कागज पे लिखने की बातें नहीं है, ये हम पेशेंट की अवस्था में देख सकते हैं। तो उनका एक स्पर्शोपलभ्य बता दिया है। अब इस स्पर्शोपलभ्य ये एक विशेषण बता दिया है कि जो गुल्म होता है वो स्पर्शोपलभ्य होता है, लेकिन आप पर छोड़ा है, ऊह तंत्र युक्ति पर आप पर छोड़ दिया है कि अगर ये सिर्फ वात का अत्यधिक होगा तो उसका परिपिंडी तत्व कैसे होगा। सिर्फ वात का, जैसे हम साबुन के ऐसे फुगे निकालते हैं छोटे बच्चे, ऐसा गुल्म होगा तो वो वात का होगा तो ऐसा होगा, क्योंकि समय उसमें पित्त और कफ की ज्यादा डोमिनेंस नहीं है, वात उनको खींच के लाता है, इतना ही है। लेकिन पित्त का होगा तो क्या होगा, कफ का होगा तो क्या होगा, ये हमारे लिए चर्चा करने की बात है, ये हमारे लिए विजुअलाइजेशन करने की बात है। अभी उसके बाद अधो ऊर्ध्व तिर्यक न याति, वो जब ऐसा पिंड बन जाता है, परिपिंडित हो जाता है गुल्म, अधो ऊर्ध्व तिर्यक न याति। आपने अगर आप गांव में घूमे हैं कहीं तो भी, तो आपको ऐसे मुनिया या ऐसे घोंसले दिखाई पड़ेंगे, अलग अलग पेड़ों के, यहाँ ये नहीं तो पेड़ों के जो जंजाल होते हैं उसमें ऐसे अलग अलग पक्षियों के घोंसले दिखाई देंगे आपको। तो वो घोंसले एक थोड़ा सा एक आपको समझने के लिए आप वो उसका एक दृष्टांत ले लीजिए। गुलमक कैसा लटका हुआ रहता है, पुरानी अगर कैसी आपको क्या बोलते हैं उसको, विहीर वो कहीं दिखाई दी तो उसमें नीचे भी वो भैया पक्षियों के घोंसले लटकते रहते हैं। तो ऐसे लटकने वाले तो किसी एक तो स्तंभ उन्होंने पकड़ लिया होता है और वो ऐसे ही लटकते रहते हैं पुराने जल संचिति में या कई पुराने पेड़ की यहाँ पे, उसमें रहते नहीं है वो, लेकिन ऐसे लटकते रहते हैं और उसका उनका एक स्वरूप अलग अलग होता है, अलग अलग घोंसले का स्वरूप अलग अलग होता है। तो साधारणतः गुल्म जैसे पेट में लटकता है और ये अनुभव करने लायक होता है। अगर आपने हस्त स्पर्श परीक्षा की तो हाथ वात का होगा, तो अगर हाथ आप उधर पर रखेंगे तो वो गुल्मा यहाँ पे चला जाएगा।
अगर आप उस पर गुलमर हाथ रखोगे तो गुलमर्ग इधर चला जाएगा, इतनी उसमें हलचल करने में गति होती है। कफों का जो गुलमा होता है तो ऐसे लगता है कि हाथ रखने के बाद थोड़ा सा उस पर प्रेशर जैसे थोड़े हमें पता लगता है कि या इसका जो ऐसे फुगे जैसा नहीं जा रहा है, फुगा जैसा जाता है ना, हाथ लगा कि सटक जाए गैस का, ये थोड़ा पानी का फुगा जैसा होता है ना, पानी का फुगा जैसा होता है, ये हाथ लगाया यहाँ से तो आगे चला गया, पानी का फुगा दबाया यहाँ से तो वहां चला गया। और ये जब पित्त का होता है वो थोड़ा उससे भी ज्यादा तीक्ष्ण होता है, ये उसके बॉर्डर थोड़े शार्प रहते हैं। फुगा का ही रहता है पानी, आधा पानी भरा हुआ फुगा, लेकिन बॉर्डर शार्प रहते हैं पित्त के, वो भी आपको हस्त के स्पर्श से पता चल जाएगा। चलो आगे चलते हैं। हृदय च पार्श्वयोर्वा, अभी यहाँ पे च भी आया है और विकल्प भी आया है। आपको पता है इसका च का और विकल्प का अर्थ कैसे करना है। गुल्मस्य भवन्ति पंच, पंच गुल्म, पंच स्थानानि भवन्ति। चलो आगे चलते हैं। हेलो सर, आवाज ब्रेक होते है सर। आवाज येत नाहीये? हाँ ब्रेक होते है। हेलो, येतोय आवाज? हो आता येतो. हाँ। पंचात्मकस्य प्रभवन्तु तस्य वक्ष्यामि लिंगानि चिकित्सितञ्च रुक्षानपानं विषमातिमात्रं विचेष्टितं वेगविनिग्रहश्च शोकोभिघातो अतिमलक्षयश्च निरन्नता च अनिलगुल्म हेतु। अनिलगुल्म के हेतु पहले तो सामान्य हेतु बता दिए हैं कि कैसे गुल्म होता है, यह बता दिया। अब अनिल गुल्म हेतु बता दिया। अभी यहाँ पे सिर्फ हेतु बता रहे हैं। पहले तो बता दिया कि तो प्रकोपैती वायु प्रकोपित होता है और वो क्या करता है ये बता दिया। अभी यहाँ पे अनिल गुल्म हेतु है, तो हम लोगों को एक्सरसाइज क्या मिलता है? हेलो. तो कौन से गुण से बड़ा होगा? उसमें गति ज्यादा होती। अभी वात जब पड़ता है ना, तो वात जब बढ़ता है तो दो प्रकार के हमें ध्यान देना पड़ता है। एक तो गति प्रधान या शोष प्रधान। गति प्रधान पर लक्षण दो देना पड़ता है या शोष प्राधान्य पर, क्योंकि की रुक्षता ऐसी है। और गति, वात की जब चिकित्सा करते हैं या चर्चा करते हैं तब हमें उसकी गति और उसकी रुक्षता इस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो अभी देख लीजिए कि रुक्षान्नपानम, यहाँ पे क्या बढ़ने वाला है? स्वाभाविक रुक्षता बढ़ने वाली है। विषमाते मात्रम विचेष्टितम वेग विनिग्रहस्य, अन्नपान के ही विषम अन्नपानम, अतिमात्रम अन्नपानम वेग विनिग्रहस्य। तो इन सब से आपके लिए एक्सरसाइज ये बनता है कि इन सब से बढ़ने वाले वात की विकल्पना स्पष्ट करो आप। जैसे कि रुक्षान्नपान से बढ़ने वाला वात प्रकल्प, होने वाला वात प्रकोप, विषम अन्नपानम से होने वाला वात प्रकोप, और उसमें एक निहित लक्षण, निहित एक है कि ये कितने दिन से चल रहा है। जैसे कि हमारे सामने दो लक्षण आ गए, दो शक्यता आ गई कि एक तो क्षय हुआ है उसके बाद प्रकोप हुआ है, नहीं तो अचय प्रकोप हुआ है। तो इसलिए यहाँ पे जो जो हेतु दिए हुए, वृक्षानपानम विषमात्र शोको अभिघातो अतिमलक्षयश्च, तो इसमें कौन सा लक्षण दीर्घकालीन लक्षण है, कौन सा तत्कालीन काम करने वाला लक्षण है? जैसे कि शोक है, अभिघात है,
तो अभिघात और शोक ये तत्काल काम करने वाले लक्षण हैं, तो वो चयपूर्वक प्रकोप नहीं करेंगे, वो अचय प्रकोप ही करेंगे। और ऐसा अचय प्रकोप ऐसा होने वाला अचय प्रकोप, उसकी संप्राप्ति कैसी होगी? ये आपके लिए एक विजुअलाइजेशन का सिस्टम, एक एक्सरसाइज हो जाता है। रुक्षान्नपान, कितने दिन रुक्षान्नपान करने के बाद प्रकोप हो जाएगा? विषम अन्नपान, कितने दिन करने के बाद, कितनी क्वांटिटी में करने के बाद? अतिमात्रम अन्नपान, अतिमात्रम अन्नपान करने से क्या होगा पेट पर? विचेष्टितम वेग विनिग्रह, क्या होगा? इस हर एक का असर क्या क्या होगा, ये देखने का हमें एक एक्सरसाइज मिल जाता है। और उसके अनुसार होने वाली वात की वृद्धि की विकल्पना भी अलग अलग हो जाती है। ऐसे नहीं कि सबकी वात की विकल्पना एक ही हो। तो ये आपको 8 और 9 में एक एक्सरसाइज मिल गया। उसके बाद वात गुल्म के लक्षण, यह स्थान सान संस्थान रुजाम विकल्पम विड़वात संकम गलोक्त्र शोषम। यह स्थान संस्थान रुजाम, स्थान उसका जो है, संस्थान जो है, उसके अनुसार रुजा विकल्पम, विकल्प तो बताया है, यानी कि हर एक स्थान या संस्थान में उसका रुजा का विकल्प अधिक होगा। कैसे होगा विकल्प ये? तो अगर वात की गुल्म है लेकिन कफ स्थान में है, तो वात की और कफ की स्वाभाविक एक विरोधी गतिविधि है, तो वो गतिविधि से शूल तो होगा, रुजा तो होगी, लेकिन उसमें कालिक अंतर होगा और तीव्रता में अंतर होगा। फिर एक बार बताता हूँ, अगर वात का गुल्म ही है लेकिन कफ स्थान में है, यानी आमाशय में वात का गुल्म है, तो उसकी होने वाली जो रुजा है, जो पीड़ा है, वो एक स्वाभाविक वात के प्राधान्य को थोड़ा बहुत विरोध करने वाली ही है। इसलिए पीड़ा होगी लेकिन वह सौम्य होगी, कंपैरिजन में वो थोड़ी सौम्य हो जाती है। स्पर्श को उसकी एक से यहाँ पे हाथ दिखाया तो ऐसे एयर बबल जैसा वो धड़क से आगे नहीं निकल जाता, वो गोल मामाशय को हाथ लगाया तो, पेट को हाथ लगाया तो वो थोड़ा धीरे से आगे चला जाएगा। उसकी हलने हिलचाल करने की गति भी एक वात कफ जैसी ही होती है। सिर्फ वात का रहेगा तो स्पीड से चला जाएगा, हाथ लगाया चला जाएगा। पित्त का होगा, सिर्फ पित्त का या वात पित्त का, तो गति के साथ उसमें तीक्ष्णता भी आ जाएगी। लेकिन जब वात प्रबल होता है और कफ स्थान में होता है, तो स्थान में जो कफ होता है या कफ का एक प्राधान्य होता है, वो उसके वात के गति को अपने आप एक चेक रखता है, तो उसकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है। ठीक है। शावारुणत्व शिशिरम ज्वर, अभी शावारुणत्व ये सार्वदेहिक लक्षण आपको दिखाई पड़ेगा। शिशिर ज्वरंच हृत्कुक्षि पार्श्वांश शिरोरुजंच करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम। अभी ये जो वात का गुल्म है, जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, जीर्ण होने के बाद ये अत्यधिक प्रकोप करता है। भुक्त्वे मृदुत्वम समुपैति, खाने के बाद मृदुत्वम समुपैति। अब ये कैसे होता है? तो ये हमारे लिए एक पूरा विजुअलाइजेशन का सिस्टम है। यानी वात का गुल्म है, खाने के बाद मृदु हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब खाने के बाद जो अवस्था पाक बनते हैं वो आपको याद होंगे, उसका थोड़ा एक अध्ययन वापस कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि ये मृदुत्व कब हो जाएगा। खाने के बाद या खाने के हजम होने के बाद जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम ये क्यों होता है और भुक्ते मृदुत्वम ये क्यों होता है, इसके लिए आपको ये जो अवस्था पाक का थोड़ा अध्ययन हमने किया है उसका जरा थोड़ा
एक रिकॉल करना पड़ेगा, पुनरावलोकन करना पड़ेगा। वातात स गुल्मो, ऐसा जो होता है उसको वाति का गुल्म कहते हैं। न तत्र वृक्षम कषाय तिक्तम कटुचोपशेते, इसकी एक उपशय अनुपशय परीक्षा किसी की कि वहां पे वृक्ष कषाय तिक्त कटु इनका उपशय नहीं होता। अभी यहाँ पे उन्होंने अनुपशय होता है ऐसी बात नहीं की, यहाँ पे उन्होंने इससे उपशय नहीं होता ऐसी एक थोड़ी सी उल्टी बात कही है। इसका अर्थ कुछ स्पष्ट है, यानी कि पहले जो दिया है करोति जीर्णे अभ्यधिकम प्रकोपम, कुछ भी खाना खाने के बाद ही जीर्ण होने के बाद ये प्रकोप तो करेगा, लेकिन इसमें भी भुक्ते मृदुत्व आ जाएगा, खाने के बाद मृदुत्व आ जाएगा, लेकिन वृक्ष कषाय तिक्त कटु से वो उतना मृदुत्व आ जाएगा नहीं। कटु चोपशेते न तत्र उपशेते, यानी कि अगर आप खाने के बाद कम होता जा रहा है, वातिक गुल्म कम होता है, फिर भी अगर आपका खाना वृक्ष कषाय तिक्त कटु रस प्रदान है तो उससे ठीक लगने वाला नहीं है। मृदुत्व तो आ जाएगा, कुछ भी खाओ, अवस्था पाक के कारण तो मृदुत्व तो थोड़ा बहुत ही आज ही जाएगा, लेकिन ठीक लगने वाला नहीं है। मृदुत्व प्राप्त होना और ठीक लगना, इसमें थोड़ा सा अंतर है। चलो आगे चलते हैं। कट्वोम्न तीक्ष्णोष्ण विदाहि वृक्ष कुर्वाति मध्यार्क हुताश सेव, आमाभिघातो रुधिरंच दुष्टम पैत्यस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम, ज्वरः पिपासा उदनांगरागा शूलं महज्जीर्यति भोजने च, स्वेदो विदाहो व्रणोच्च गुल्मः स्पर्शा सह पैतिक गुल्म रूपम। अभी पैतिक वातिका पैतिक यद्यपि कहा गया है, फिर भी इसमें बलवान कौन है और प्रधान कौन है, आपको जैसे कि हमने पिछली चरण में चर्चा की थी कि पित्त वहां पे प्रधान है, वात बलवान हो सकता है। वैसे यहाँ पे वात बलवान ही है, पित्त बलवान हो सकता है, कफ बलवान हो सकता है, लेकिन गुल्म यानी ये वात प्रधान की चिकित्सा करनी, वात प्रधान चिकित्सा ही करनी चाहिए, वात का प्राधान्य इसमें ध्यान रखना चाहिए। अभी मुझे इसमें थोड़े से गाने का दृष्टांत देने की एक, अलग अलग राग होते हैं, तो अलग अलग रागों में कोई सुर उसमें प्रधान होते हैं और कोई सुर कम प्रधान होते हैं, तो उनकी एक परिभाषा है। जैसे कि किसी गाने वाले जो लोग होते हैं ना, वो बोलते हैं ये जो राग है ना, ये पंचम का राग है, यानी कि ये इसमें पंचम जो सुर है वो उसमें प्रधान है, वादी सुर बोलते हैं। और उसके अनुस्मा उसके पीछे जो सुर जाता है उसको संवादी बोलते हैं। यानी अगर मैं कहता हूँ कि ये राग है, इसमें पंचम संवादी है, पंचम वादी है, तो इसका मतलब ये इस राग के पूरे चलन में पंचम ये प्रधान है, बाकी बलवान है लेकिन वो संवादी है, संवाद करते हैं, बलवान नहीं है, वो प्रधान नहीं है, वो बलवान हो सकते हैं। और भी एक होता है कि हर एक राग का जब चलन हो जाता है तब बोलते हैं इस पर न्यास ज्यादा होता है, यानी कि आपका जो प्रवास होता है ना उस पर, उसमें न्यास इस सुर में ज्यादा, जब आप राग का विस्तार करते हैं तो जैसे बोलते हैं कि यहाँ पे सा पर न्यास है, तो यानी कि आप दुनिया भर घूम के आओ, सा पर आप विश्राम करेंगे, यहाँ उधर घूम के आओ, सा पर आप विश्राम करेंगे, इसको बोलते हैं न्यास करना। तो ऐसे ही यहाँ पे रक्त पित्त में जैसे हमने देखा कि पित्त और रक्त ये अपने वादी है, बाकी तो संवादी है, तीनों ये तो है लेकिन वो संवादी है। अभी गुल्म में वादी कौन है, वादी है अपना वात, पित्त कफ ये संवादी है। और न्यास कहाँ करना है हमको, वापिस 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 आना है, वो स्थान कौन सा है, पंच स्थान दिए हुए हैं हमारे। तो गुल्म की चिकित्सा में
वात प्रधान रहेगा, बाकी रोग बलवान रहेंगे। और हमारे न्यास का करना है, वापिस वापिस घूम के कहाँ पे आना है, वो स्थान कौन सा है, यहाँ पर चर्चा करनी है। तो अभी जरा थोड़ा सा इसका स्पष्टीकरण 2 मिनट में करेंगे, 2 मिनट का विश्राम ले लेता हूँ। तो हम देख रहे थे कट्वम्ल तीक्ष्णोष्ण विदाही वृक्ष क्रोधाति मध्यार्क हुताश सेवा आमाभि गातो रुधिरंच दुष्टम पैत्यस्य गुल्मस्य निमित्त मुक्तम ज्वरः पिपासा उदरांगरागा शूलं महज्जीर्यते भोजने च स्वेदो विदाहो व्रणोच्च गुल्मा स्पर्शा सह पैतिक गुल्मरूप। अभी यहाँ पे जो कहा गया नहीं है कि वात का प्रकोप हो ही गया है या होता आ रहा है। वात के अपने अपने लक्षणों से या अपने अपने हेतुओं से वात का प्रकोप होता जा रहा है, और उसमें कुछ सामान्य जैसे कटु रस है, वात को भी बढ़ाएगा। तीक्ष्ण है, वात को भी बढ़ाएगा, पित्त को भी बढ़ाएगा। उष्ण है, वात को भी बढ़ाएगा, पित्त को भी बढ़ाएगा। उष्ण नहीं, तीक्ष्ण तो है। विदाही, रुक्ष, क्रोध, अति मध्यार्क, हुताश सेवा, आमाभिघात, ये सब जो है उससे वात भी बढ़ेगा, पित्त भी बढ़ेगा। और वात पित्त अपने कारणों से बढ़ेगा, वात अपने कारणों से बढ़ेगा। नहीं तो ऐसे कुछ कारण होंगे कि जिससे दोनों का वृद्धि होगी, प्रकोप होगा। और रुधिरंच दुष्टम, पहले से ही अगर रुधिर दुष्ट हुआ है, रुधिरंच दुष्टम, अभी रुधिरंच दुष्टम पहले से ही हुआ है, ये आपको कैसे पता चलेगा? तो रुधिर के जो प्राकृत कार्य है, प्राकृत लक्षण है जो कहा गया है, वो दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सब आपको पूर्व रूप में कहेगा पेशेंट कि ये सब हो रहा है, पैतृक गुल्म ये दिखाई दे रहा है आपको, इससे पहले क्या क्या हुआ था। तो स्पर्श ज्ञानम असंशयम, ये रक्त का विशेष लक्षण है। रुधिर का स्पर्श ज्ञानम असंशय। और क्लिनिकली जरा देखी जाए तो रुधिरंच दुष्टम, दुष्ट रुधिर आपको कैसे पता चलेगा, कहाँ पे दिखना पड़ेगा? तो रक्त के भी जितने भी स्थान है, रक्त के जितने भी लक्षण है, रक्त के स्वास्थ्य होने के जितने भी लक्षण है, वो दिखाई ना देना, ये आपके लिए क्लिनिकल मेजरमेंट का एक आपको। और रक्त के स्थान कैसे क्या कौन से है? तो रक्त के स्थान यानी क्या क्या देखना पड़ेगा आपको? तो रक्त से ये बनता है अपना फुफ्फुस बनता है, तत्र शोणित फेन प्रभव फुफ्फुसा। और उसके बाद कफशोणित मांसानाम सारा जीवा प्रजायते। तो आपको ये जो रुधिरंच दुष्टम पहले से ही है, तो स्वाभाविक रूप से आपको पित्त गुल्म होने के पूर्व रूप में क्या क्या दिखाई देगा? तो एक तो श्वास की कुछ विकृति दिखाई देगी, क्योंकि अगर उसमें रुधिर दुष्ट है तो स्वाभाविक रूप से ये जो शोणित फेन प्रभव फुफ्फुस है, उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको दिखाई देगी। वो शायद पूर्व रूप में हो सकता है, रूप में भी हो सकता है, पैतृक कुल में। और नहीं तो ये जो जीवा है, जीवा पर आपको कुछ ना कुछ लक्षण दिखाई देंगे। ये तो दो अवयव है, शोणित से निर्मित, रुधिर से निर्मित ये है। महिलाओं के बारे में और भी कुछ प्रश्न परीक्षा आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद वात के जितने भी स्थान है, और बाकी एक अलग सा फंक्शन है वात का, स्पर्श ज्ञानम असंशयम। स्पर्श ज्ञानम असंशयम जो रुधिर का एक विशेष लक्षण है, और उसमें स्पर्शो मानस एवच, ये जो मानस स्पर्श भी जो समझना चाहिए वो भी समझने नहीं आना, ये हमको गृहित पक्ष रखना पड़ेगा। रुधिरंच दुष्टम गुल्म से निमित्त मुक्तम। तो दुष्ट रुधिर होना, अभी दुष्ट रुधिर की तो लक्षण बताइए, रुधिर दृष्टि की लक्षण चिकित्सा सब बताया है, ये पहले से है। तो अभी यहाँ पे पित्त गुल्म के दो प्रकार हमें उपलब्ध होते हैं। एक जो प्रकार है कि वात प्राधान्य है, उसके बाद पित्त भी बढ़ गया है और उसका रूपांतर पैतृक गुल्म में हो गया है।
और पहले से ही रुधिर दुष्ट है, उसके साथ रुधिर दुष्ट होने के कारण या उसके साथ वात दुष्ट हुआ है, तो ये थोड़ा सा परतंत्र हो गया। इसमें प्रधान यद्यपि वात है तथापि बलवान यहाँ पे रुधिर होगा। प्रधान यद्यपि वात ही होगा, बलवान यहाँ पे रुधिर होगा। रुधिर की जो लक्षण बताए हैं, रुधिर की विकृति के, रक्त विकृति के लक्षण, वो लक्षण अगर पहले से आपको दिखाई पड़ते ही है, होते हैं, देखे हैं आपने, पेशेंट बोलता है पूर्व रूप में, उसके बाद जो होने वाला रुधिरंच दुष्टम पैत्य से गुल्म से अगर निमित्त होता है, तो ये थोड़ा सा रुधिर के दृष्टि के कारण होने वाला पैतृक गुल्म, इसे हम परतंत्र या उपद्रव कर सकते हैं। उपद्रव होगा, उदर का होगा, फिर भी उसको एक परतंत्र रूप ही आ जाता है। अभी उसकी एक क्लासिकल उसके लक्षण बताते हैं। जो रहा स्वाभाविक है, पिपासा, पिपासा और तृष्णा का अंतर मैंने बता दिया आपको। वदनांग राग, वदन और अंग के राग उत्पन्न होना। शूल महत जीर्यति भोजने च, एक जो विदग्ध अवस्था आती है, ना कि पूरा हजम हुआ है, ना कि पूरा पका है, और ना कि आधा पका है, कुछ न कुछ ऐसे बीच में तरंगता जा रहा है, तो उसको शूलम मत जीर्यति भोजने च। जीर्यति भोजने च, भोजन जब जीर्ण होने का समय आता है, तब ये शूल मत हो जाता है। स्वेदो विदाह व्रणोच्च गुल्मा स्पर्शा, स्वेदो और विदाह होता है, व्रणोच्च गुल्मा स्पर्शा सहा। व्रण जैसे होता है, व्रण की व्याख्या आपको मालूम है, ऋणोपि अस्मात् रूढ़ेपि व्रण वस्तु न दुष्यति, तो रूढ़ होने के बाद भी व्रण वस्तु नष्ट नहीं होती, तो एक उसका अस्तित्व दिखाई देता है। ऐसे ही स्पर्शा सहा होता है पैतृक गुल्म, व्रणवच्च स्पर्शा सह, व्रण जैसे स्पर्शा सह होता है गुल्म, स्पर्शा सह भी होता है, और ये पैतृक गुल्म के लक्षण है। तो अब यहाँ देखने की क्या क्या चीजें हैं हमारे लिए, कि दो प्रकार के पैतृक गुल्म हमें यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। एक तो वात प्रधान हुआ है, उसके बाद पित्त बलवान हुआ है। प्रधान और पित्त बलवान के कारण एक गुल्म होता जा रहा है पैतृक गुल्म, और उसके बाद रुधिरंच दुष्टम, पहले से ही रुधिर दुष्ट है, दुष्टंच रुधिरम पहले से ही है, और उसके बाद ये सब होने के बाद अगर होता है, तो वहाँ पे बलवान कोई है, प्रधान कोई है, लेकिन ये भी अपना एक झंडा लेकर रुधिरंच दुष्टम खड़ा है, कि मुझे आप इग्नोर नहीं कर सकते, आपको जरा थोड़ा ध्यान मुझ पर भी देना होगा। ऐसी ये अवस्था थोड़ी सी आ जाती है, यहाँ पे देखने का एक आपको कारण बनता है। चलो आगे चलते हैं। शीतम गुरु स्निग्धम अवेष्टनंच संपूर्णम प्रस्वपनम दिवाच, गुल्मस्य हेतु कफ संभवस्य सर्वस्व दिष्टो निश्चयात्मकस्य। शीतम गुरु, अभी यहाँ पे एक लक्षण, वात तो बलवान है ही, अपने कारणों से बढ़ा हुआ है, फिर भी अगर उसमें वात में शीत गुरु स्निग्ध अचेष्टनम, हलचल बिल्कुल ना होना, संपूर्णम प्रस्वपनम दिवाच, तो कफ संभव हेतु ये सब मिल जाते हैं। सर्वस्तु दिष्टो, निश्चयात्मक से निश्चय होता है। एक थोड़ी सी उसका परिपिंडित तो तीनों होते हैं गुल्म, सामान्यतः परिपिंडित तो तीन होते हैं, लेकिन कफज गुल्म की आकृति थोड़ी बहुत अधिक स्पष्ट होती है। स्पष्ट यानी उसकी घनता, उसका उपचय एक थोड़ा सा हाथ को लगता है, आपको पता चलता है कि हाँ ये गुल्म था, ये गुल्म कम हो गया है, ठीक भी हो सकता है, लेकिन वो ऐसे आपको दिखाई पड़ता है, दिखाई यानी हाथ को आपको समझ में आता है। उसके जैसे मैंने कहा कि उसके हाथ से अगर आप उसको स्पर्श करें, तो ऐसे तुरंत वो ढकेला नहीं जाएगा, थोड़ी धीमी गति से, थोड़ा एक जरा पानी भरा हुआ बॉल जैसा होता है ना, वैसे हाथ लगाने से थोड़ा आगे जाएगा, और वो पानी भरा हुआ जैसे शार्प उसके फीचर्स नहीं होते,
पित्ती का गोलमा है तो उसके फीचर शार्प हो गए, बॉर्डर शार्प हो गए, इसके बॉर्डर शार्प नहीं हो गए, थोड़े से राउंडेड हो गए, या थोड़े से उसमें शार्पनेस कम होगा, ऐसे ही इसके कफ के होते हैं। क्योंकि ये वात और कफ, अगर आप ये करें साबुन का पानी और उसमें आप अगर जोर से प्रेशर से हवा मार दे एक नलिका से, तो वहाँ पे एक जो गुल्म बनता है, अगर आप उसमें भी थोड़ा सा तेल की बूंद छोड़ दें, 4-5 तेल, तो आप देख सकते हैं कि तेल के बूंद होने के साथ अगर उसमें तेल होता है तो वही गुल्म कैसे दिखता है। तो बिल्कुल ये लोकगत जैसे दिखता है, थोड़ा बहुत वो दृष्टांत रूप से हमारे पेट में दिखता है। सिर्फ वात का होगा तो उसका आकार इतना बड़ा खुला होगा, लेकिन जब उसमें तेल थोड़ा बहुत मिल जाता है 4-5 बूंद, तो आकार थोड़ा सा सीमित हो जाता है, लेकिन घनता ज़्यादा हो जाती है, यानी कि वॉल्यूम थोड़ा कंसोलिडेटेड हो जाता है। उसका वेट नहीं कम होगा, लेकिन वॉल्यूम कम हो जाता है। वार्तिक गोलम का वॉल्यूम बड़ा रहेगा, उसका वेट उतना ही रहेगा, लेकिन व्याप्ति उसकी सिर्फ वात होने के कारण उसकी बड़ी व्याप्ति होगी। पैतृक होगी तो शार्प बॉर्डर होगी। ये थोड़ा सा 1 2 3 में थोड़ा 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 नहीं जा रहा क्या आगे? हाँ, अभी उसके कफात्मक के रूप बताए गए। स्थैमित्य, स्थिम आर्द्र भावे, स्थिम का मतलब है आर्द्र भावे। ऐसा लगता है कि पानी से एक लपेटी हुई चादर। कभी बारिश है तो बारिश में कभी कभी जाते हैं घूमने ट्रेकिंग के लिए, तब ये बदन ढकने के लिए कुछ चादर बिदर है, वो भी अगर स्तिमित हो गई, पानी में ज़्यादा भीग गई, तो जो फीलिंग आता है ना, वैसा फीलिंग आता है कि पेट में, मुझे लगता है कि पेट पर मेरे किसी ने पानी का एक छिड़कावा रख दिया है, या पानी से भिगोया हुआ टॉवल रख दिया है, ऐसे करता है। तो ये स्तिमित स्तेम आर्द्री भावे, पानी से ढका हुआ टॉवेल, या पानी से ढका हुआ, पानी में डूबा हुआ पोछा, ये क्या टॉवेल है आपका, नैपकिन है, इसके स्पर्श जैसा उसका स्पर्श होता है। शीत ज्वर स्वाभाविक, गात्रसाद, रुल्लास, रुल्लासक, अरुचि गौरवाणी, शैत्यम, रुग अल्पा। शैत्य तो ज्यादा होगा लेकिन रुजा अल्प होती है, क्यों? स्वाभाविक है, वात का और कफ का अपने आप में मिलता नहीं है, स्वभाव अलग अलग है, विरोधी है। तो सिर्फ वात की होगी तो रुजा समझो एक्स होती है, वात की और पित्त की होगी तो x+1 होगी, लेकिन वो शार्प भी होगी। रुजा का उसका पीड़न का एक गति ज्यादा होगी और सतत गति होगी। और वात और कफ जब मिलते हैं तब वात एक कालिका भी कठिनत्व आ जाता है। कफ का हो जाए जो जिस, कफ का एक स्वाभाविक जो अपना अपना रूप है, स्निग्धता, उससे भी थोड़ा ये कठिनत्व आ जाता है। उन्नतत्व, एक थोड़ा सा उन्नतत्व, यानी बॉर्डर्स उसके थोड़े से कंटूर्स, बॉर्डर्स नहीं कंटूर्स उसके जो होते हैं डिमार्केट हो जाते हैं, और थोड़े ऐसे कैसे बोलते हैं, पत्थर रहते हैं ना, गंगा में बहने वाले पत्थर, उसके जैसा उसको एक कंटूर आ जाता है।
उसके बॉर्डर से थोड़े से ऐसे एक शार्प, शार्प नहीं कह सकते उसको, क्या कह सकते हैं, नर्मदा के पत्थर कहते हैं ना हम, ऐसे उसका एक स्वरूप आ जाता है। हाथ लगाने से ऐसा लगता है कि एक हम किसी नर्मदा के पत्थर, वो शालिग्राम बोलते हैं, शालिग्राम के ऊपर से हाथ घुमा रहे हैं ऐसा लगता है। तो उन्नत होते हैं, उन्नत यानी उनका जो स्वरूप है वो पेट पर हमें ऐसा थोड़ा दिखाई देता है। तो पेट पर या यहाँ पे आमाशय के यहाँ पे उच्छेद रूप थोड़े से दिखाई देता है। तो ये सब गुलमाणी रूपाणी कफात्मक कफ के रूप है। आगे चलते हैं। निमित्त लिंगानि उपलभ्य लुमे द्विदोषजे दोष बलावलंच व्यामिश्र लिंगानपनास गुलमास्त्रीनादिशेद औषध कल्पनार्थम। अभी यहाँ पे थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। द्विदोषज निमित्त लिंगानि उपलभ्य गुलमे द्विदोषजे दोष बलावलंच व्यामिश्र लिंगान अपनस गुरमास त्रिन अधिशेद औषध कल्पनार्थम। निमित्त यानी कि हेतु क्या हुआ है और लिंग क्या हुआ है, उसके उसका विचार करने के बाद और दोषों का बल और अबल देखने के बाद आप द्विदोषज की एक विकल्पना तय कर सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा, कितनी विकल्पना आ जाती है हमारे यहाँ, तो वातिका गुल्म है, सिर्फ वातिका गुल्म है तो वात 3+ वाता बढ़ा हुआ है कि वाता क्या बोलते हैं, प्रकोपिततम वात, या अगर एक रैंकिंग देना है 1 2 3 तो वात 3+ और प्रकृतिस्थ कफपित्त यानी वातिका गुल्मा है तो वात 3+ पित्त 0 कफ 0, यानी कि जितने हैं ऐसे ही प्रकृतिस्थ, माइनस भी नहीं प्लस भी नहीं, 0 यहाँ पे है वैसे ही। ये वात गुल्म की एक विकल्पना बन जाती है। वात पित्त गुल्म की कैसी बनेगी, वात 3+ पित्त 0, कफ की वात वात कफ गुल्म की वात 3+ पित्त 0 कफ 0, ये दो विकल्प हो गए। तो अभी यहाँ जब वात गुल्म होता है और पित्त कफ भी, उसमें भी गड़बड़ हो जाती है, तो पित्त गुल्म में क्या हो जाएगा, वात 3+ पित्त 3+ कफ 2+ या 3+। पित्त गुल्म में, कफ गुल्म में वात 3+ पित्त 3+ या 2+ और कफ भी 3+। कफ तो सबसे ज्यादा बड़ा होगा। अभी ये जो मैंने कहा कि पित्त गुल्म में कफ 0 से लेकर 3+ हो सकता है और कफ गुल्म में पित्त 0 से लेकर 3 तक हो सकता है। तो ये जो पहली वाली गति है वात गुल्म की, यहाँ पे हमको एक थोड़ा अलग बात देखनी पड़ेगी कि ये आशयापकर्ष गति है कि नहीं। अगर ये गति ही आशयापकर्ष है कि वात ही इतना प्रबल हो गया है कि वो पित्त कफ को यहाँ से खींचकर वहां से खींचकर यहाँ वहां करता है, चिकित्सा में अंतर आ जाता है। तो थोड़े आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन ये निदान आपका स्पष्ट है कि ये बहुत सारी बार दिखाई देता है कि पीड़ा होती है किसी एक स्थान पर और करते हैं, उसके बाद पेट में दर्द शुरू होता है। तो अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए कि पेट की चिकित्सा दर्द की अभ्यंग नहीं है, शायद शायद, लेकिन पहले आप ये जो पाँव से शुरू हुआ है आपका आशय का अपवर्ष वात प्रकोप हुआ है पैरों के चलने से, तो आपको पैरों को पहले तो थोड़ा विश्राम देना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ से निकल कर जो वात यहाँ वहाँ घूम रहा है वो कम से कम स्वस्थान तक आ जाए। और उसके बाद हो सकता है कि शायद आपको पादाभ्यंग करे
या पैर को तेल लगाए थोड़ा सा या स्नान करे तो भी वो पेट में होने वाला दर्द कम हो सकता है। आपको अक्सर दिखाई देगा ये जो ट्रेकिंग करने वाले लोग हैं, सिंहगढ़ जाते हैं, उनकी कंप्लेंट रहती है कि अभी सिंहगढ़ इतना भागदौड़ करके ऊपर चढ़ गया है, अभी मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो यहाँ पे ये आशयपाकर्ष की अवस्था रहती है। अगर उसमें गड़बड़ की और कुछ रास्ते में थोड़ा सा दही खा लिया और पेट में दर्द हो रहा है तो वो तो अलग बात होगी। लेकिन नहीं, मैं सिर्फ चल रहा हूँ यहाँ से वहाँ और पेट में दर्द होता है, तो ये शायद शार्प हो सकता है दर्द। और तो ये दर्द जो होगा वो आपको आशयपाकर्ष की गति से देखना पड़ेगा। लेकिन सिंहड़ भी जा रहा है तो वात का प्रकोप हो रहा है, उसके साथ ये चने भी खा रहा है, उसके साथ ये बिस्किट भी खा रहा है, उसके साथ दही भी खा रहा है। इतना सब लेकर अगर जा रहा है ऊपर सिंहड़ पे, पूरा 1 घंटा बिताने के बाद सिंहड़ पर चला जाता है, तो स्वाभाविक से उनमें तो कुछ होगा या नहीं तो पीड़ा होगी, लेकिन वो द्विदोष या त्रिदोष भी हो सकती है। हम्म? तो इसलिए आपको एक कब से शुरू हुआ, क्लिनिकल हम जब परीक्षा करते हैं कब से शुरू हुआ, ये कैसे शुरू हुआ, इस दोनों मुद्दे पर बिल्कुल ध्यान देना पड़ता है। उसके बाद पेशेंट की परीक्षा करनी पड़ती है। पहले तो ध्यान आपको ये आपका, मैं जब भी किसी पेशेंट को देखता हूँ ये तो बताते हैं अभी ये मेरा ये हो रहा है, ये कब से हो रहा है, शुरू कैसे हुआ। तो शुरू कैसे हुआ और कैसे हो रहा है, ये जो प्रवास है ना, वो हमको एक अच्छी तरीके की संप्राप्ति बता देता है। और ऐसे होता है कि इसमें ही हमें उत्तर मिल जाते हैं बहुत सारे, गुल्मा हो या और कोई हो, कैंसर हो, जो कुछ भी हो। अगर हमने ये 2 सवाल क्लिनिकली पूछ दिए कि ये आपका कब से हो रहा है और शुरू कैसे हुआ, तो आपको बहुत सारे प्रश्न। हेलो। 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 17। यहाँ पे आने दो तब तक मैं पढ़ता हूँ यहाँ पे। महारुषम दाह परितम अश्मवत धनोन्नतम शीघ्र विदाहि दारुणम मनशरीराग्नि बलापहारिणम त्रिदोष अश्मवत घनोन्नतम। अश्मवत, अश्म यानी पत्थर, जिसको बॉर्डर से ऐसा पत्थर। शीघ्र विदा ही दारुणम, शीघ्र विदा है, विदा करने वाला, दारुणम मन शरीराग्नि बलापहारिणम त्रिदोषजम गुल्मम असाध्यम आदिशेत। अभी यह एक साध्यता भी बता दी है कि जिसमें महारुजा है, दाह परित है, अश्म है, घन है, उन्नत है, शीघ्र शीघ्र विदाही है, दारुण है, मन शरीराग्नि बलापहारिणम त्रिदोषम गुर्मम असाध्यम आदिशेत। अभी यहाँ पे चरक जी कहते हैं कि यहाँ ये हमारी असाध्य अवस्था है, हमारे लिए असाध्य आदिशेत। अभी इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम पेशेंट छोड़ दे। आप भेज सकते हैं सर्जन के पास कि ये हमारा अधिकार नहीं है, लेकिन आप देख ले और अगर सर्जरी करने के बाद ये ठीक हो सकता है तो आप कर ले। लेकिन काय चिकित्सा के लिए ये असाध्य है। असाध्य का मतलब ये नहीं कि आयुर्वेद के लिए असाध्य है, ये चरक जी की जो चिकित्सा की एक परिभाषा है, जो अपना विचार है, उसमें ये असाध्य हो जाता है। तो चलो आगे चलते हैं एक 5 मिनट में। ऋतौ अनाहारतया भयेन विरुक्षणेन वेग विनिग्रहैश्च। आगे वाला श्लोक 18 और 19।
संस्तंभनोल्लेखन योनिदोषैर्गुल्म स्त्रियं रक्तभवो अभ्युपेति यस्पंदते पिंडित एव नांगैशिरा सशूल समगरमलिंगः सरउदर स्त्री भव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा। अभी ये गुल्म की एक अपनी अपनी अलग परिभाषा है जो सिर्फ स्त्रियां महिलाओं को भी होगा। ऋतु अनाहारतया, ऋतुकाल में अगर, अभी ये एक उसमें स्त्रियम शब्द का इस्तेमाल किया है, तो किसको स्त्री बोलना है, किसको कुमारी बोलना है, किसको वृद्धा बोलना है, किसको बाला बोलना है, इसकी एक अपनी अपनी चरक की परिभाषा है। तो इसमें से एक आपको ये मिल सकता है, क्लियर मिल सकता है कि स्त्रियम अर्थभवो गुलमहा, यानी कि बाला, वृद्धा, और उसमें जो अलग अलग वर्णन है उनका चर्चा यहाँ पे नहीं होगी, कहा नहीं है, लेकिन ये आपने उसका एक गृहीत पक्ष है स्त्रियम, तो स्त्री का लक्षण बताया हुआ है, उसमें बाला, वृद्धा, कुमारी ये सब कुछ नहीं आएंगे। अतिवृद्धा ये सब छोड़ देने के बाद जो स्त्रियां, यानी कि इनके पीरियड्स शुरू हो गए हैं और अभी तक चल रहे हैं, ऐसी ही स्त्रियां प्रायः यहाँ पे अपना क्या बोलते हैं टारगेट ऑडियंस है उनमें। और एक भी शब्द मिलता है कि ऋतु अनाहारतया, तो उसका मतलब जिनका ऋतुकाल चल रहा है ऐसे ही महिलाओं की ये चर्चा है। ऋतौ अनाहारतया भयेन विरुक्षणैर वेग विनिग्रहेशे संस्तंभन उल्लेखन योनिदोषेर गुल्मा स्त्रिया गुल्मः स्त्रियम रक्तभवो अभ्युपेति। ऋतौ अनाहारतया, ऋतु में अनाहार करना, भयेन विरुक्षणैहि वेग विनिग्रहेश, वेग विनिग्रह यानी अभी स्वाभाविक वेग कौन सा है यहाँ पे, ऋतु की चर्चा चल रही, ऋतु ये अधिकरण है, तो एक प्रधान वेग विनिग्रहिश, विनिग्रहेण कहा होता तो उसका अर्थ क्या होता, विनिग्रहिश्च, इसका अर्थ क्या है ये आपको तय करना है। विरुक्षण ही वेग विनिग्रहिश, इसमें थोड़ा सा एक व्याकरण का अंतर आ जाता है, तो विरुक्षण ही वेग विनिग्रहिश, इसकी विभक्ति स्पष्ट कर ले ताकि आपको इसका एक बारीकी पता चले। ऋतु भयेन विरुक्षणैर्वेग विनिग्रहिश, तो इसमें प्रधान वेग आपको ध्यान देना पड़ेगा कि जो रजक का वेग है, जो रुधिर बहता है ऋतुकाल में, उसका विनिग्रह आपने किया तो, और ये तो उपलक्षणात्मक है, बाकी क्या उन्हीं के उसके साथ ही बाकी का भी अगर वेगों का विनिग्रह होता है तो संस्तंभन उल्लेखन योनि दोषैर गुल्मः स्त्रियम रक्तभवो अभ्युपेति। गुल्मः स्त्रियम, स्त्रियों को होता है, रक्तभवो अभ्युपेति, अभी पित्त का एक अपना रूप बता दिया, रक्त कफ का बता दिया, अभी यहाँ पे स्त्रियों को रक्त भव एक अलग गुल्म, रक्त जो गुल्म बता दिया गया है, अभी उसका स्वरूप भी बताते हैं। यस स्पंदते पिंडित एव नांगैश्चिरात् सशूल समगर्भलिंग, यस स्पंदते पिंडित एव, पिंड उसका जब बन जाता है तभी वो स्पंदन होता है उसका, सशूल सगम समगर्भलिंगा, गर्भ के समान, सद्योगुरहित गर्भ के लक्षण जो होते हैं, पीनांग रागा ओदन, पीनांग ओदन, अभी भूल गया, क्षमस्व, सरौधिर स्त्री भव एवं गुल्मो, और उसकी चिकित्सा बताई कि मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा, अगर ये होता है तो दशम मास के बाद उसकी चिकित्सा करनी है, यानी कि यहाँ पे आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि ये गुल्म है कि ये प्रेगनेंसी है। प्रेगनेंसी है तो उसके अपने अपने लक्षण दिखाई पड़ेंगे, और अगर ये है तो दशम मास के बाद ही आपको तय करना है कि ये नई प्रेगनेंसी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी है और मिसकैरेज हो जाता है तो इतना वो फॉरेन बॉडी बन जाती है, जो जीवित है और किसी कारण मृत हो गया तो इतनी फॉरेन बॉडी बन जाती है कि उसकी पेन अत्यधिक रहती है। और अगर ये स्त्री भव गुल्म है, रुधिर गुल्म है,
तो उसकी पीड़ा अत्यधिक नहीं रहेगी। आपने देखा होगा कि जब एबॉर्शन हो जाता है या मिसकैरेज हो जाता है, तब वो जब अंतर्भूत जो जीव है, वो जीव का जब प्राणागमन हो जाता है, तब वो पूरी फॉरेन बॉडी बन जाती है और जितना हो सके शरीर के बाहर निकलने की अपनी एक अपना अपना उसका प्रयास रहता है। इसलिए उसमें एक गति रहती है, स्पीड रहता है। ठीक है, तो ऐसा इस गुल्म में नहीं रहेगा। शूल जो रहेगा उतना तीक्ष्ण नहीं रहेगा। ऐसा कुछ भी करके ये जो मुझे पेट में दर्द हो रहा है, निकाल लो निकाल लो निकाल लो, ऐसे नहीं चिल्लाएगी। ये सब आपको एक व्यवच्छेद करने के लक्षण है। और उसकी चिकित्सा भी बताई गई है कि मासे व्यतीते दशमे चिकित्सा, दशमे मासे व्यतीते चिकित्सा। दशम मास तक आप तो उपेक्षा ही कीजिए उसकी। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले बुधवार को मिलेंगे। अगर आपको इसमें कोई शंका आ जाती है तो अपने नीलेश के पास भेज दीजिए। वो सब लोगों की शंकाएं इकट्ठी करके मुझे भेज देगा। तो अगले व्याख्यान के पहले उन शंकाओं का थोड़ा निरसन करेंगे और आगे चले जाएंगे। पिछले व्याख्यान में मैंने कहा था कि अगर आप इसका एक अच्छी तरीके से मैपिंग कर सकते हैं, जो मैं कह रहा हूँ उसका, तो आपको एक पेपर पर, एक A4 साइज के पेपर पर एक अध्याय आपके पूरा एक उसका एक पिक्चर बन जाएगा। और अगर आपने ऐसे जो चर के 30 अध्याय है, वो 30 अध्याय की समझो 30 से 30 नहीं हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए, 50 पिक्चर आपने ऐसे चार्ट बना लिए। अब अगर आपके पास तो क्या कंप्यूटर है या चित्रकला भी कर सकते हैं। A4 साइज के आपका अगर 50 एक चार्ट बना लेते हैं और अगर आपके हॉस्टल में या मित्रों में घुमाते रहते हैं, तो सब लोगों के लिए उसका अत्यधिक उपयोग होगा। ऐसा एक काम थोड़ा सा हमारी बेटी अंकिता जी ने किया है, बड़ा अच्छा काम किया है। तो मैं उसे भी प्रार्थना करता हूँ कि जो उसने किया है वो सब लोगों को एक बार देखने के लिए भेज दे। तो चलो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले बुधवार को मिलेंगे, इससे आगे चलेंगे। धन्यवाद।